अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अरेंजमेंट्स आपको दिए हैं। पहले कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए अलग अरेंजमेंट है, देन लंच वाले टाइम के लिए अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ। इसमें ना बहुत सारे आपको चीज़ें क्लब करके चलनी ही पड़ेंगी। लाइक अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या सोचोगे, हो सकता है बीइंग अ बिगिनर आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं पहले क्या करता हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम को अरेंज करूँगा, फिर उसके बाद मैं लंच रूम वाले को अरेंज करूँगा। बट द कैच हियर इज़ कि आप कॉन्फ्रेंस रूम को अरेंज नहीं कर सकते हो अगर आप लंच रूम को भी साथ में उसकी कंडीशंस को साथ में नहीं लेके चलोगे। वो क्यों, वो मैं आपको भी बाद में बताती हूँ। क्वेश्चन की पहले कंडीशंस हम लोग लिखेंगे। जब आप लोग एकदम स्टार्टिंग पढ़ोगे तो उसमें दिया गया 10% है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद वो रेगुलर पेंटागोनल टेबल पर बैठेंगे सच दैट 5% कॉर्नर पे होंगे तो वो टूवर्ड्स देखेंगे, एंड रिमेनिंग जो होंगे वो मिड में बैठ के अवे फ्रॉम सेंटर देखेंगे। और ये सब डिफरेंट सिटीज़ हैं, P1 P2 से P10 तक। कॉन्फ्रेंस फिनिश होने के बाद वो जाते हैं लंच करने। फिर जो अरेंजमेंट लंच रूम में होगा वो इस तरह से होगा कि 2 पैरेलल रोज होंगी, रो 1 एंड रो 2, सच दैट रो 1 नॉर्थ ऑफ रो 2 है। 5% जो कि कॉर्नर में बैठे वो रो 1 में बैठेंगे और वो साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे, और रिमेनिंग जो होंगे वो रो 2 में बैठ के नॉर्थ दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें दिया गया है। यहाँ से मुझे क्या पता चला, मुझे 2 तरह के अरेंजमेंट करने हैं। एक तो वो जो कॉन्फ्रेंस रूम का होगा, और दूसरा जो जब वो लोग लंच करने जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के लिए जो कंडीशंस दी उसको भी मैं लिखूंगी। पहले मैं ना ऊपर वाली बात को थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमारी रो 1 जो है नॉर्थ ऑफ रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2। ठीक है, यानी हमारी रो 2 यहाँ पर आएगी और 5% यहाँ पे बैठेंगे, और रो 1 में 5% होंगे। ठीक है, ये दिया गया हमें। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो अब इसमें दिया है 5% जो कॉर्नर पे बैठे होंगे वो हमारे रो 1 में बैठेंगे और वो साउथ डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग रो 2 में बैठ के नॉर्थ डायरेक्शन देखेंगे। यानी रो 1 में जो बैठेंगे वो कॉर्नर देख रहे होंगे, एंड रो 2 वाले हमारे मिड में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे कॉर्नर वाले आएंगे, एंड यहाँ पे वो बैठे होंगे जो पेंटागोनल टेबल में मिड पे बैठे होंगे। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब मैं 2 केसेस, तो अब ऑब्वियसली मेंस का पजल है आपका 2 क्या आपके 4-5 केसेस भी बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 2 एक तो डायग्राम्स बना लेते हैं। पेंटागोनल टेबल अगर आपको बनाना है मतलब, तो आप क्या करो, एक हाउस शेप बना लो लाइक दिस। ये होता है आपका पेंटागन। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया हमें, जो कॉर्नर पे बैठे हैं लाइक ये वाले लोग 1 2 3 4 5, ये टूवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, वेयर एज दोज हु आर सिटिंग इन द मिड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो इट इज़ गिवन इन अवर डायरेक्शन। इसका एक और केस मैं इधर बना देती हूँ और हम लोग बीच में सारी कंडीशंस को लिख लेंगे। आई डोंट नो हाउ मच टाइम दिस पजल विल टेक, बट जब तक हम लोग इसको कर नहीं लेंगे ना, हम लोग हार नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको करके ही रहना है हमें। और बच्चों, मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी, आपका ना प्री देने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचता है मेंस के लिए, और उसमें आपको क्या करना रहता है, आप दिन रात आपको फिर तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि प्री से पहले तो इतना सीरियस हो नहीं पाते कोई करंट अफेयर्स को लेके। तो तब आपको मेंस के लिए 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर करने होते हैं। तो आपका एक तो करंट अफेयर्स आधे से ज़्यादा दिन वो ले लेगा। फिर उसके बाद आती इतनी बड़ी बड़ी टाइप की पजल्स, इतने बड़े बड़े टाइप के आपके क्वेश्चन कॉन्स के DIs वाले भी, तो वो भी आपका बहुत टाइम लेने वाला होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अभी आजकल की प्रिपरेशन में, अगर आप अपने 7 डेज, अगर आप एक हफ्ते को लेके चलो, अगर मैं 7 डेज का शेड्यूल बताऊँ, तो कम से कम अगर 4 दिन आप प्री को दो ना, तो प्लीज़ 3 दिन अपने मेंस के लिए अलग से रखो। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप सिर्फ प्री के मॉक्स दे रहे हो, प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका कोई भी मार्क्स आपका ओवरऑल कट ऑफ में जुड़ने वाला नहीं है। तो मैं बहुत सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट टेक मेंस फॉर ग्रांटेड, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तो अभी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अब तो हर सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप कहीं से भी निकाल सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आप, इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू हैव टू ब्रेक योर प्रिपरेशन लाइक
थोड़ी सी प्री की फिर उसके बाद मेंस की, ऐसा नहीं होता है, ये दोनों को साथ ही करना पड़ता है। एंड ऑल्सो जो एक एडवांटेज मुझे लगता है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे मिला है इस चीज़ से, वो है कि जब मैं मेंस का प्रिपरेशन करती हूँ, मेंस के क्वेश्चंस करती हूँ मेंस लेवल के, तो प्री मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा ईजी। तो फिर आपको प्री के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेंस आप प्लीज़ आप करो, आप कम से कम एक दिन में अगर बहुत से बहुत हो तो कम से कम 2 पजल्स आप मेंस के निकाल के करो और 2 DI के क्वेश्चन करो, ठीक है। यानी कि मेंस के टोटल आप 4 टाइप के क्वेश्चंस कर लो आराम से, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मेंस लेवल की भी इंग्लिश की बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियोस दूंगी, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से ट्रैक पर आ जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। और फिर भी अगर आपको इंग्लिश का भी करना है तो आप एडिटोरियल रोज करना, द हिंदू के एडिटोरियल्स आते हैं यूट्यूब पर भी, टीचर्स एनालिसिस उसका देता है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से न्यूज़पेपर भी पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का ओवरऑल मतलब है मेंस को साथ लेके चलो, मेंस को छोड़ो मत अभी, क्योंकि प्री के बाद आपके पास पता ही नहीं चलेगा, ऐसे रेत की तरह टाइम बहता जाएगा, मेंस कब आ जाएगा यू डोंट इवन हैव अ क्लू अबाउट इट। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने 2 बना दिए केसेस, केस 1 एंड केस 2, और जो कंडीशन है मैं उसको नीचे या इधर कहीं पे लिखती जाऊंगी। तो अब मैं कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको दिए M थर्ड टू राइट ऑफ L है, यानी L जो कि P8 से, ये भी दिया है L हमारा 8 से और उसके थर्ड टू राइट, यानी 2% की गैप पे M बैठा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद दिया गया है 4% होंगे खाली जो कि P9 और T से, यानी P9 एंड T के बीच में 4% हैं। अब आपको ये नहीं पता ना कौन किसके लेफ्ट या राइट में, तो आप ऐसे लगा देना। M जो होगा वो एडजेसेंट नहीं है P9 के, तो P9 के पास M नहीं है, ओके। Q थर्ड टू राइट है P के जो कि P5 से, P जो कि हमारा P5 से उसके थर्ड टू राइट, यानी 2% की गैप पे Q बैठा हुआ है। फिर हमें दिया गया Q P9 से नहीं है, ठीक है, तो मेरा Q जो होगा वो P9 से नहीं है, ओके। फिर हमें दिया एटलीस्ट 2% होंगे P और S के बीच में फ्रॉम बोथ साइड्स, P और S के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों साइड का दिया बोथ। इसका मतलब क्या है, मैं आप ऐसे समझ लो, सपोज P यहाँ पर है और S यहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे P और S के बीच में अगर मैं इधर से गिनूँ तो पूरे 8% हो गए, बट बोथ साइड्स का मतलब है कि इधर से भी 2 एटलीस्ट होने चाहिए, और यहाँ पे अगर देखें तो इधर से एक भी नहीं बैठा इनके बीच में। तो अगर P यहाँ पर है तो S को कम से कम यहाँ होना चाहिए, तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे तो एटलीस्ट 2 तो हैं और उससे भी ज़्यादा है, तो ये मतलब है इसका बोथ साइड्स का। अगर बोथ ना लिखते तो आप इनको एडजेसेंट भी करते थे, तो आप इनको एडजेसेंट भी कर सकते थे, क्योंकि दूसरी साइड से तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा तो ही जाएंगे, इसलिए इन्होंने स्पेशली आपको लिख के दे दिया है कि इनके बीच में दोनों साइड से 2 एटलीस्ट होने चाहिए। अब उसके बाद ये U नीदर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q नॉर सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के ना तो इमीडिएट राइट में U बैठा हुआ है और ना ही Q के सेकंड टू राइट में U बैठा हुआ है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख के एक बॉक्स में डाल देते हैं। O P9 से नहीं है और ना ही वो कॉर्नर पे बैठा है, यानी O हमारा P9 से नहीं है, तो देखो P9 से एक तो Q नहीं था और दूसरा O भी नहीं था मेरा, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। और O मेरा कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, ये दिया गया है नॉर सिट अलॉन्ग द कॉर्नर, हाँ, यानी O मेरा मिड में बैठा होगा फिर तो ये मैंने ऐसे लिख दिया अलग। फिर दिया गया कि M और U P6 से नहीं है, यानी M एंड U हमारे P6 से नहीं है, एंड देन T P2 से है, T मेरा P2 से है, ओके आई गॉट इट। द वन हु इज फ्रॉम P3 सिट्स सेकंड टू राइट हु इज फ्रॉम P4, P4 के सेकंड टू राइट में जो बैठा है वो P3 से है। P4 के सेकंड टू राइट कब होगा, जब 1% का गैप आएगा, तो यहाँ पे P3 है, ठीक है। ये मेरी कॉन्फ्रेंस रूम की सारी कंडीशन दी गई है। अब मैं ना लंच रूम की इधर लिख ले रही हूँ। लंच के लिए दिया जो P9 से है वो ऑपोजिट टू M है, यानी M के ऑपोजिट में P9 है। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, आपकी हेल्प इन वाली कंडीशन से यहाँ पे पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ओनली 2% M के राइट में, M के राइट में सिर्फ 2 ही पर्सनस हैं, और यहाँ पे इधर का अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। ओनली 1% होगा P के राइट में जो रो 2 में है, P जो कि हमारा
R2 में है, उसके राइट में बोला है सिर्फ ओनली 1%, सिर्फ उसके एक ही पर्सन है उसके राइट में, ठीक है। ये तो हमारी डायरेक्ट, इसको हम जब हम लीनियर अरेंजमेंट करेंगे तब हम लिख देंगे ओनली 1% सिट बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में सिर्फ एक पर्सन आएगा। फिर दिया है R ऑपोजिट टू S है जो कि P1 से, S जो कि हमारा P1 से है, मैं यहाँ P1 कर दूँ क्योंकि हो सकता है आप इसको रो 1 मान लो। तो R ऑपोजिट टू S है, ठीक है। T ऑपोजिट टू U है, T ऑपोजिट टू U है, एक तो ये दिया गया है। फिर एटलीस्ट 1 पर्सन होगा टू द राइट हु इज फ्रॉम P6, P6 के राइट में एटलीस्ट या तो 1 हो या फिर प्लस, यानी 1 प्लस भी हो सकते हैं, ये दिया गया है। अब आप देखो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है M ऑपोजिट टू P9 बैठा हुआ है, ठीक है। Q और R के बीच में एक है। यहाँ पर मुझे क्या बताया गया था कि ये दोनों मतलब ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये सब दिया है। और क्या बोला है, एक कॉर्नर पे एक मिड में। अगर कोई किसी के ऑपोजिट होगा, सपोज M और P9 ऑपोजिट, इसका क्या मतलब हुआ कि M अगर कॉर्नर वाली पे आएगा तो P9 मिड पे आएगा, और अगर M मिड पे आएगा तो कॉर्नर वाला P9 पे आएगा, इसका ये मतलब हुआ ना। तो अब यहाँ से इस वाले लंच वाले अरेंजमेंट से आपको क्या पता चला, अगर मैं M को कॉर्नर पे रखूंगी तो एट एनी कॉस्ट मेरा P9 इन में से कहीं आना चाहिए, यानी मिड में से कहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। सिमिलरली Q और R के बीच में एक पर्सन, यानी Q अगर यहाँ आएगा तो R भी इधर ही आना चाहिए, तभी तो एक पर्सन होगा, और Q यहाँ आया तो R भी यहीं पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पेंटागोनल अरेंजमेंट में Q और R सेम साइड पे बैठेंगे। इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइड 1 एंड साइड 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि साइड 1 में कुछ लोग आएंगे, साइड 2 में कुछ लोग आएंगे, ठीक है। और ये दोनों ऑपोजिट हो गए, मतलब ये साइड 1 हो सकता है मिड हो, या फिर ये मिड हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मिड और कॉर्नर नल की साइड 1 साइड 2 कर दिया। अब Q और R सेम साइड पे आने, तो मैं साइड 1 में कर दे रही हूँ, आप कहीं भी कर सकते हो। Q यहाँ पे आएगा तो R भी यहीं पे आएगा, ठीक है। R के ऑपोजिट S बैठा हुआ है, यानी Q और R जब सेम आएंगे तो S ऑपोजिट में आएगा, तो S मेरा साइड 2 में आ जाएगा, ठीक है। ये समझे आप लोग। फिर हमें दिया है कि M के सामने P9 आएगा, यानी M और P9 जो होंगे वो दोनों ऑपोजिट में होंगे। अब मुझे नहीं पता ना M Q और R के साथ आएगा या S के साथ आएगा, इसको मैं अभी अलग रखती हूँ। P और U ऑपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है, S और R का दे दिया गया है। अब देखो S मेरा P1 है और उसके ऑपोजिट R है, यानी S और R ऑपोजिट है, ओके। एक चीज हमें दी गई थी कि P जो है हमारा, जो रो 2 में है उसके राइट में सिर्फ एक पर्सन है, यानी ये रो 2 है, यहाँ पे P आएगा, यानी P मेरा मिड में आएगा, और इसके पास है 5, ये है P5 का, ठीक है। तभी इसके राइट में एक पर्सन आएगा। O भी मेरा मिड में, यानी O और P सेम साइड आएंगे। देखो P मिड में, O मिड में, तो O और P सेम आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख दे रही हूँ, दूसरा O और P सेम साइड में आएंगे, ठीक है। आप लिख लो कहीं पर भी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें क्लब करके चलना है, तो आप कुछ कह भी नहीं सकते हो। अब आप एक चीज़ देखो, अगर P मेरा सपोज यहाँ बैठा है, ठीक है, उसके राइट में 2% के गैप पे Q आना है, तो 2% के गैप पे Q यहाँ पर आएगा, यानी अगर P कॉर्नर पे तो Q मिड में आएगा, P मिड में तो Q कॉर्नर पे आएगा, फिर P कॉर्नर पे तो Q मिड में आएगा, यानी P और Q क्या होंगे, एक कॉर्नर पे तो एक मिड में। अब अगर P मिड में तो Q कॉर्नर में आएगा ना, तो Q मेरा, अगर Q ये है यानी साइड 1 मेरी कॉर्नर हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, साइड 1 को, ये है मेरी कॉर्नर साइड, तो ये मेरी कौन सी होगी, ये मेरी मिड साइड होगी। अब मुझे क्या पता चला, S मेरा मिड में आएगा, ठीक है, R कॉर्नर पे आएगा। अब O और P मिड में आने ना, O मिड में आएगा और P मिड में आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी मिड वाले में, तो O यहाँ पर आएगा, P यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने 5 लोग का तो बता दिया, अब मुझे 5 और बचे, तभी पूरे 10 हो जाएंगे। अब देखो और क्या हम देख सकते हैं, P के सामने U आएगा, M के सामने P9 आएगा, ठीक है। और हम लोग सोच सकते हैं T P2 से, ठीक है, O मिड में हमने कर दिया है, P9 और T के बीच में 4 लोग हैं, और P9 और M ऑपोजिट बैठे हैं, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर P9 को रखूँगी एक साइड में तो M मेरा इधर आएगा, ठीक है। और P9 और T के बीच में 4 लोग हैं। अगर P9 यहाँ है तो 1 2 3 4 T मिड में आएगा। P9 मिड में आया तो 1 2 3 4 T कॉर्नर पे आ जाएगा। यानी P9 और T जो होंगे वो भी ऑपोजिट होंगे, यानी M और T का सेम डायरेक्शन होगा, तभी ये दोनों ऑपोजिट हो पाएंगे, ठीक है। तो मुझे इससे क्या पता चला कि M और T सेम डायरेक्शन देखेंगे। अब मेरा M और T बचा है, ठीक है। देखो M और T मेरे मिड में भी आ सकते हैं और साइड में भी आ सकते हैं। देखो अगर मिड में आएंगे तो SOPMT 5 लोग हो जाएंगे, बचे हुए 3 जो होंगे वो इसमें आएंगे तो 5 5 मेरे साइड और कॉर्नर में हो जाएंगे। तो मुझे अब ये नहीं पता ना कि MT यहाँ पर आएगा या MT यहाँ पर आएगा। यानी मेरे अब केसेस क्या बनेंगे कि एक बार मैं M और T को मैं एक बार साइड मिड पे रख के देखूंगी और एक बार M और T को मैं कॉर्नर पे रखूंगी, क्योंकि अब मुझे और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जिससे मैं M और T का एग्जैक्ट पता लगा सकूं, ठीक है। इसके लिए तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, केसेस तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी, केस 1 में MT को मिड में दिखाऊंगी एंड केस 2 में इसमें मैं MT को कॉर्नर पे दिखाऊंगी। मैं इधर लिख दे रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ MT मिड छोटा सा, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ MT कॉर्नर, ठीक है। ये लिख दिया हमने। और अब हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। P और S के बीच में 2 या उससे ज़्यादा होंगे तो इससे भी हम नहीं बता सकते हैं। स्टार्ट इससे भी नहीं हो सकता मेरा, ओके। M और U P6 से नहीं है। P9 और T के बीच में 4 पर्सन्स है। L और M जो हैं, देखो हाँ ये देखो, आप अगर कॉन्फ्रेंस रूम में देखें, इसमें देखें अगर, तो L के राइट में 2 पर्सन के गैप पे M बैठा हुआ है। अगर L यहाँ आएगा तो 2 पर्सन के गैप पे M यहाँ आएगा, यानी ये दोनों ऑपोजिट बैठेंगे। यानी कि L अगर मेरा अंदर दिखेगा तो M बाहर दिखेगा। L अगर यहाँ आया तो अब इसका राइट इधर से आएगा, 2 पर्सन M यहाँ, तो L बाहर तो M अंदर, यानी ये दोनों भी ऑपोजिट देखेंगे। यानी एक अगर कॉर्नर पे होगा तो दूसरे को मिड में होना चाहिए। तो अब मुझे इससे क्या पता चला कि L मेरा यहाँ पर आएगा और M मेरे यहाँ आएगा। अब देखो L मेरा जो होगा वो अगर इधर आया तो M और T इधर आएंगे, और P9 और L इधर आया तो M और T इधर आएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात ये पता चल गई, और हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अब हमें और कुछ मिलेगा। अब हमें तो केसेस लेने पड़ेंगे। चलो इसमें हम लोग M और T को मिड में रखेंगे। इस वाले केस में अगर हम M और T को मिड में रखेंगे तो मैं L वाली कंडीशन से स्टार्ट कर सकती हूँ, ओके। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पुटिंग L एंड M। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम कहाँ पर मतलब और क्या यूज़ कर सकते हैं। अब M को मुझे अगर मिड पे रखना है तो L मेरा कहाँ आना चाहिए, L मेरा M के ऑपोजिट यानी L कॉर्नर में आना चाहिए। तो मैं L को यहाँ पे रख दूंगी और इसको मैं 8 नंबर दे दूंगी, ठीक है। P8 P7 P6 ऐसे करके ना, तो P लिखने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिखो। अब कि मैं L को मिड में रखूंगी तभी M मेरा कॉर्नर पे आएगा, तो अब कि मैं L को यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। अब देखो L के राइट में 2 पर्सन के गैप पे M है, यानी 2 पर्सन के गैप पे M यहाँ पर आएगा और उसका कोई नंबर होगा तो मैं थोड़ा सा लंबा सा ऐसे सर्कल कर दूंगी, यहाँ पे नंबर लिख दूंगी। अब L यहाँ राइट में 2 पर्सन के गैप पे M यहाँ पर आएगा तो M यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो मेरा यहाँ से ये वाली कंडीशन होगी, मैं इसको कट कर दे रही हूँ, ठीक। L और M का मैंने अरेंजमेंट कर दिया है और T भी मेरा मिड में आना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, M के आसपास P9 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे P9 नहीं आएगा, तो मैं इसको अंदर की तरफ लिख दे रही हूँ। P9 यहाँ पे क्रॉस एंड P9 यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी 9 नंबर यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो मैंने ये 2 नंबर्स का लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। P9 और T के बीच में 4 पर्सन होंगे, ठीक है। अब देखो P9 एट एनी कॉस्ट मेरा जो होगा वो L के साथ में आना चाहिए। तो L अगर कॉर्नर में देखेगा तो P9 भी कॉर्नर में देखेगा। अब P9 इस कॉर्नर पे नहीं आएगा, इस कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो इनमें से कहीं आएगा, और इसमें ऑलरेडी 8 है तो 9 मेरा या तो यहाँ वाले कॉर्नर पे आएगा या तो ये वाले कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। कॉर्नर क्या होता है, जब 2 लाइन जहाँ जिस पॉइंट पे मतलब मिल जाती है तो वो कॉर्नर है। तो कॉर्नर एक ही बचा। P9 और T के बीच में 4 पर्सन है। अगर मैंने P9 को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 T नहीं आ सकता क्योंकि M है, और इधर से भी 1 2 3 4 T नहीं आ सकता क्योंकि M है। यानी मुझे क्या पता चला, P9 मेरा यहाँ पर आएगा, तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा आएगा उसको नंबर 9 मिलेगा, ठीक है, ये पता चला। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा
एल और P9 जो होंगे वो सेम साइड में होंगे, M और T सेम होंगे, तो एल अगर मिड में तो P9 भी मिड में होगा। अब ये वाले मिड में आ नहीं सकता P9, ये वाले मिड में आ नहीं सकता, तो ये एक मिड बचा, एक ये मिड बचा। अगर ये वाला P9 हुआ तो 1 2 3 4 के गैप पे T आ सकता है, और अगर ये वाला मिड लिया तो 1 2 3 4 के गैप पे T नहीं आ सकता, यानी P9 मेरा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, इस वाले केस के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 और एक बड़ा सा ऐसे कर दिया कि जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। मेरी ये वाली कंडीशन भी हो गई एक तरह से, Q मेरा P9 नहीं है और O P9 नहीं है, यानी यहाँ पे Q और O नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ Q नहीं आएगा एंड O नहीं आएगा, ठीक है। और इस केस में यहाँ पर नहीं आएगा Q और O, तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ Q और O नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमने यूज़ कर लिया। O मिड में आना है, ठीक है, O दोनों केसेस में मिड में आएगा। अब देखो मिड ये बचा है 1 2 3 4, तो अभी बहुत सी जगह पे O आ सकता है, और इस केस में O के लिए कौन कौन सी जगह है मिड में, 1 2 3, और यहाँ पे O नहीं आ सकते, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, तो O के लिए यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं। अब हम और क्या देख सकते हैं, अब एक है कि हमारा P जो होगा उसके थर्ड टू राइट Q आएगा, और P मेरा जो होगा वो मिड पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने लिख रखा है P मिड पे आएगा। अगर ये वाला मिड मैंने उठाया तो इसके थर्ड टू राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड Q यहाँ आ सकता है। अगर ये मिड लिया तो थर्ड टू राइट Q नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। ये मिड लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड Q यहाँ पे आ सकता है। P और Q के लिए अभी बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी इसको नहीं देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी थी कि M और T सेम साइड पे होंगे और वो P9 और L के ऑपोजिट होंगे। P9 अगर कॉर्नर पे तो M और T मिड में आने चाहिए, M मिड में, T भी मिड में आएगा, और T P2 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया था P9 और T के बीच में 4% है, मैंने T लिखा ही नहीं, देखो P9 ये था 1 2 3 4, T यहाँ पर आ जाएगा मेरा, और वो P2 में है, ठीक है। तो ये हुआ। अब सिमिलरली यहाँ पे P9 ये रहा, तो 1 2 3 4 T यहाँ पर आएगा। आप दोनों साइड से देख लो, T इधर ही आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो T मेरा यहीं पे आएगा एंड वो P2 से, ये आपने लिखा है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक केस में T मेरा कॉर्नर पे आ रहा है और एक में मिड में आ रहा है। अब मेरा अगर T यहाँ पर आया मिड में तो M भी मिड में, और अगर मेरा ये केस गलत हो गया, ये सही हुआ, तो मुझे T और M को इधर लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे जो लिखा है वो होगा जो एग्जैक्ट राइट केस में आएगा, ठीक है। इसलिए ये वाले जो लिखे हुए ना, इनको हम नहीं पलट सकते, सिर्फ हमने चेंज इनमें करा है। MT को एक बार एक साइड रखा और MT को एक बार उसके ऑपोजिट रखा है। OP सेम था तो मैंने यहाँ पे OP कर दिया, इसको हम हटा सकते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं। P P2 था, ये भी मैंने कर दिया, और हम लोग देख सकते हैं Q और R जो होंगे वो कॉर्नर पे आएंगे, ये कॉर्नर है मेरा। अब P9 तो मेरा ऑलरेडी मैंने प्लेस कर दिया, तो मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, अब ज़रूरत नहीं है। Q यहाँ पर आ सकता है, Q और R यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, एंड Q P9 तो नहीं है, तो R खाली यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे इनकी भी बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, हम इनको अभी नहीं देख सकते। और हम लोग अब देखेंगे, हाँ, P और Q को प्लेस करके अब देखते हैं, ठीक है। देखो P मेरा आएगा मिड में और उसके थर्ड टू राइट Q आना है। अब मिड में यहाँ पे T बैठा है, यहाँ पे M बैठा हुआ है। अगर ये वाला मिड में देखो तो उसके थर्ड टू राइट Q आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड Q आ सकता है, ठीक है, तो मेरा P यहाँ पे आ सकता है। अगर इस मिड पे रखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड Q यहाँ भी आ सकता है, और अगर यहाँ पे रखा तो फर्स्ट सेकंड Q नहीं आ सकता, यहाँ पे मना है। तो मेरा P कहाँ आ सकता है, अगर P मेरा यहाँ पर आया तो थर्ड टू राइट Q यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आया तो थर्ड टू राइट Q यहाँ पे आ सकता है। दो केसेस बन रहे हैं। अब मुझे देखना है कि मैं कुछ कट कर सकती हूँ या मैं रख सकती हूँ। चलो हम लोग इसका फर्दर एक एक केस बना लेंगे, फिर अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार मैं P को यहाँ पे रखूँगी और P के पास 5 नंबर है, उसके थर्ड टू राइट Q आएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर Q आएगा, ठीक है। और हम लोग इसी का एक और हमें बनाना पड़ेगा, उसे मैं नेक्स्ट पेज में बना देती हूँ। फिर मैंने ऐसे कर दिया है, देखिए ये मेरा केस फर्स्ट का A है एंड फर्स्ट का B है, जिसमें मैंने एक बार P की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी। P की 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, एक तो P यहाँ पर आया तो Q यहाँ पे आ सकता है, और दूसरा P यहाँ पर आया तो 2% के बाद Q यहाँ पे आ सकता है। तो अब हम लोग उसको इसमें कर लेते हैं, ठीक है। P मेरा यहाँ पर आया, उसको 5 नंबर दिया, एंड थर्ड टू राइट यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड Q यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली है, ठीक है। और अभी मेरा सेकेंड केस भी बचा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ,
या तो हम लोग साथ साथ कर लेते या तो हम लोग एक बार पहले इसको करते फिर सेकंड पे आते। तो पहले मैं इसी को कर लेती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी बाकी कंडीशंस को। तो एक बार हम लोग पहले इसको करके देखते हैं। तो मैंने क्या क्या लिख लिया, P और Q को अरेंज कर दिया इन दोनों केसेस में, यहाँ पे और इस केस में P एंड Q यहाँ पर आ गया। ठीक है, Q का नंबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं और हम लोग कौन सी कंडीशन पिक कर सकते हैं। M और T इसमें मैंने मिड में रखा हुआ है, तो हाँ ठीक है, मिड में आ गए हैं। Q और R हमारे साइड में आने हैं, Q साइड में है और इसमें भी Q साइड में है। ठीक है, ये भी सही है, R भी साइड में आएगा। अब इस केस में R के लिए साइड कौन कौन सी बची, एक ये बची है और एक ये बची है, ये दो बची हैं। मैं यहाँ पे स्लैश कर दे रही हूँ, यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं, R यहाँ पे आ सकता है या तो R मेरा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और इस केस में R जो होगा साइड में कहाँ पर आ सकता है, कॉर्नर पे 1 2 3, 3 जगह आ सकता है। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ R एंड R। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कौन से कॉर्नर पे आएगा। SOP मेरे मिड में आने हैं, देखो P मेरा मिड में आ चुका है, S और O भी मिड में आने हैं। अब मिड अगर मैं इस वाले में देखूँ तो मिड में एक M हो चुका है, एक में P हो चुका है, यहाँ पे एक जगह बची, एक यहाँ पे बची है, बाकी हो गए। यानी मेरा S और O जो होगा वो इन्हीं दो मिड में आ सकते हैं ना। बाकी इस मिड में T बैठा है, इसमें M बैठा हुआ है, इसमें P बैठा हुआ है, तो इनमें S और O आएंगे। तो मैं यहाँ पे स्लैश कर दे रही हूँ SO। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली एक ये मिड बचा है और एक ये मिड बचा है, बाकी सब में ऑलरेडी पीपल प्लेस्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ S/O। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब और हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं। P और S के बीच में 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए दोनों साइड से। अब देखो P मेरा यहाँ पर है, अगर मैंने S को यहाँ पे रखा तो P और S के बीच में दोनों साइड से अगर देखें एक से तो हो रहे हैं 2 से ज़्यादा, बट इधर से तो खाली एक हुआ ना। तो यानी मेरे इससे क्या पता चला, O मेरा यहाँ पर आएगा और S मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला। और यहाँ पे दिया था S मेरा P1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फौरन लिख लूँगी S के आगे 1। और इस केस में देखो अब मेरा P यहाँ पर है, ठीक है, और S अगर मेरा यहाँ पर आया तो P और S के बीच में दोनों साइड से एटलीस्ट होने चाहिए। यहाँ पे 1 हो रहा है तो यानी यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे मेरा O आ जाएगा और यहाँ पे मेरा S आ जाएगा जो कि मेरा 1 से होगा। ओके, तो कितने ब्यूटीफुली हम लोगों ने केसेस को देखा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। अब और हम लोग देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें चेंज। तो मेरा ये वाला भी हो गया। ओके, मैंने SLTQMPO इनको प्लेस कर दिया। अब बचा कौन मेरे पास, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। R तो इधर इधर आ सकता है मेरा। ठीक है, और हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। M और U P6 से नहीं, यहाँ पे P6 नहीं आएगा। ठीक है, और Q के इमीडिएट राइट में U नहीं आ सकता है और Q के सेकंड टू राइट U नहीं आएगा, यानी कि U यहाँ नहीं आएगा। यहाँ तो चलो M बैठा है, U यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ मेरा यहाँ पर U नहीं आ सकता है। ठीक है, R आ सकता है लेकिन U नहीं आ सकता। R के लिए 2 प्लेसेस बची हैं। ओके, और इसमें भी यही कर सकते हैं हम लोग, Q के इमीडिएट राइट एंड सेकंड टू राइट U नहीं आएगा। इमीडिएट राइट तो S हो गया, सेकंड टू राइट U, यानी U यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे Q O U 3 नहीं आ सकते। तो Q और O तो मेरे प्लेस हो चुके, तो वो वैसे भी रहने, तो खाली मेरे लिए यहाँ पे U के लिए रेस्ट्रिक्शन है, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, U यहाँ पर नहीं आएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, देखते क्या हो सकता है। और T और U ऑपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिए T और U ऑपोजिट बैठे, यानी अगर एक मिड में होगा तो दूसरा कॉर्नर पे होगा। ओके, और यानी कि T अगर यहाँ पर है तो U मेरा यहाँ पर आना चाहिए। एक तो ये चीज़ थी, यानी अगर मैंने T को यहाँ पर रखा है तो U मेरा कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, T अगर मिड में तो U कॉर्नर पे आएगा। अब कॉर्नर में L हो चुका है, Q हो चुका है, एक ये कॉर्नर बचा है और एक ये कॉर्नर बचा है और एक ये कॉर्नर बचा है। ठीक है, मेरे पास हैं कॉर्नर्स अच्छे खासे हैं। अब हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं।
U मेरा P9 पे हम रख सकते हैं। देखो अगर हमने U को P9 पे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि M के सामने P9 आना है और यहाँ पे दिया T के सामने U आएगा। और अगर U P9 हो गया तो M के सामने U आएगा या T के सामने U आएगा, है ना। इसलिए P9 पे नहीं रख सकते क्योंकि एग्जैक्ट दिया गया, यानी U मेरा यहाँ तो नहीं आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ U मेरा नहीं आएगा। ठीक, अब मेरे लिए U की दो जगह बची, एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर। यहाँ पे U ऑलरेडी मना है तो U यहाँ पर आएगा बचा हुआ, ठीक है ना। कितने आसानी से हो गया। और R के लिए दो प्लेसेस थी, अब R यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि U आ गया, तो R की लास्ट जो मतलब जगह थी वो यहाँ थी, तो R यहाँ पे आ गया। तो ये भी मेरा अंदर का हो गया। अब मेरा सब कुछ प्लेस हो गया, M R P O U S T S L T Q, यानी जो बचा N वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये वाला केस मुझे देखना है। देखो U मेरा नहीं आ सकते यहाँ पर, और L और U मेरे सेम साइड पे आएंगे, ठीक है। यानी L मेरा कॉर्नर पे आएगा, P9 कॉर्नर पे आएगा, U भी कॉर्नर पे आएगा। कॉर्नर एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, और एक ये कॉर्नर जहाँ पे U नहीं आ सकते, तो U मेरा इनमें से कहीं आएगा। और हम क्या कह सकते हैं, M और T से सेम साइड पे दिए गए, मिड में, ठीक है, कोई बात नहीं। T के सामने U था, M के सामने P9 था, ओके गॉट इट। O मिड में आएगा मेरा, ऑलरेडी है, और P और S के बीच में वो भी हमारा हो गया था। अब हम देख सकते हैं इसमें हम लोग इस वाले केस को हम कैसे चेक करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। Q के इमीडिएट राइट एंड सेकेंड टू राइट U नहीं आएगा, ओके वो तो था मेरा। और U मेरा जो होगा वो इस केस के अकॉर्डिंग भी मेरा मिड मतलब कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि L U P9 सब सेम साइड पे है। तो L अगर इधर है तो U भी मेरा कॉर्नर पे आएगा, तो U मेरा इस कॉर्नर पे आ सकता है, इस कॉर्नर पे नहीं आ सकता है, इस कॉर्नर पे Q है, इस कॉर्नर पे आ सकता है U। तो मेरा U दो जगह आ सकता है, तो मैं यहाँ पे U और R को स्लैश करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। इन दोनों जगह पे U आ सकता है मेरा, ओके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा आप अगर देखो इस वाले केस के अकॉर्डिंग U मेरा कॉर्नर पे आया है, ठीक है, और R भी मेरा कॉर्नर पे आया है, तो Q R U और N एंड L ये तीन साइड एक साइड के हो गए, ठीक है। यानी P9 जो होगा वो इनमें से कहीं होगा, तो वो N को दे दिया हमने। M और T जो होंगे हमारे मिड में आएंगे, ठीक है, तो M और T मिड में आ गए, इसमें भी M और T मिड में है मेरे। चलो ये तो कुछ भी नहीं था, तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी, तो यूज़ हो गई है। अब हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग मेरा तो आइदर और आ रहा है, R या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब हमें देखना है Q और R के बीच में एक पर्सन है, S के सामने R आएगा, ओके, उससे भी कुछ भी नहीं निकाल सकते हम लोग। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला अरेंजमेंट करते, हो सकता है इससे हमें कुछ हिंट मिल जाए। तो हमें जो दिया गया था ये वाला जो दिया था, ये हम लोगों ने अपने कॉन्फ्रेंस और लंच वाले जो हमारी कंडीशन थी उससे निकाला था कि ये इनके फिक्स है प्लेस, ये कॉर्नर पे रहेंगे और ये मिड में रहेंगे। बाकी जो मैंने जो आइदर और में लेता वो ये लेते, एक बार MT को हम लोगों ने मिड पे रखा है और इस वाले में MT को कॉर्नर पे रखा है, ठीक है, इतना पता है। अब देखो MT अगर मेरा मिड में आया हुआ है, जो कि इसमें भी मिड में और इसमें भी मिड में, क्योंकि ये भी केस 1 का फर्स्ट है और ये B है, फर्स्ट का A है और ये फर्स्ट का B है, ठीक है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं इसके थ्रू। देखो हमें दिया गया है कि हमारा M और P9 जो होंगे वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और P6 के राइट में एटलीस्ट 1 होना चाहिए। और हम क्या देख सकते हैं, हमारा S और R एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, P और U फेस कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम ये वाला निकाल सकते हैं, M के राइट में 2 लोग हैं, ठीक है, और M जो है मेरा इस वाले के अकॉर्डिंग, ये हम ना फर्स्ट का ही बना रहे हैं अरेंजमेंट, सेकंड वाले का नहीं बना रहे। M को मैंने मिड में रखा है, ठीक है, तो मिड वाले यहाँ आएंगे और मिड में M के राइट में 2 लोग हैं, तो M को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। M के राइट में 2 पर्सन हो गए। अब क्या दिया है, M और P9 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो M के सामने जो आएगा वो उसका नंबर 9 होगा, ठीक है, M और P9। अब देखो और हम लोग क्या कर सकते हैं, R और S एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और R मेरा कॉर्नर पे, तो अगर R यहाँ पर आया
तो एस यहाँ पे आएगा, आर यहाँ है तो एस नहीं आ सकता है, आर यहाँ है तो एस नहीं आ सकता है, आर एस यहाँ भी आ सकते हैं। फिर क्यू और आर के बीच में एक पर्सन दिया है। अब देखो अगर आर मेरा यहाँ आया तो क्यू को यहाँ आना पड़ेगा, तभी तो क्यू और आर के बीच में एक पर्सन होंगे। क्यू को अगर मैंने यहाँ पे P9 रख दिया तो यहाँ पर क्यू P9 N है और यहाँ पे मेरा P9 क्यू नहीं हो सकता क्योंकि क्यू ऑलरेडी अरेंज है। यानी मुझे क्या पता चला कि मेरा आर और क्यू यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसके सामने एस को आना है, तो आर मेरा अगर यहाँ आया, ठीक है, यानी इस केस के अकॉर्डिंग मैंने आर को यहाँ पे रख दिया तो क्यू मेरा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन हाँ आर के सामने मेरा एस आना है और अगर आर मेरा P9 हो गया तो उसके सामने एम बेटा एस नहीं आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आर मेरा P9 पे भी नहीं आएगा, तो मेरा आर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था, मुझे आर यहाँ पे नहीं रखना है। आर के लिए बस यही 2 प्लेसेस है और यू के लिए भी यही 2 प्लेसेस हैं। जब आर और यू बच्चे यहाँ पे आएंगे तो एन मेरा यहीं आएगा, यानी इस वाले में एन मेरा P9 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्यू, अब मेरा आर यहाँ आया तो क्यू नहीं आ सकता, आर यहाँ आया तो क्यू यहाँ आ सकता है, और आर यहाँ आया क्यू नहीं आ सकता, यानी आर और क्यू यहीं पे आएंगे मेरे। ठीक है, आर और क्यू इधर ही आएंगे, लेकिन आर के सामने एस आना है तो मेरा आर यहाँ पे आएगा और उसके सामने एस यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पर आएगा। अब आर और क्यू के बीच में एक पर्सन हो गया। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, टी और यू एक दूसरे को फेस करें तो टी और यू इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। P6 के राइट में एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए, ये दिया गया है। S जो है वो P1 है, S का P1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P1। ठीक, S का P1 है, ओके। T और U एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, T यहाँ पर है, U यहाँ पर है। T एंड U और P6 के राइट में एटलीस्ट एक होना चाहिए। अगर मैंने P6R को बनाया, इसको P6 बनाया, तो इसके राइट में 1 हो रहा है। यहाँ पे M को मैं P6 दे सकती हूँ, R M, बहुत सारी कंडीशंस हैं भैया। ये तो बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, इसको तो आप सॉल्व भी मत करने बैठ जाना एग्जाम में, बस आपके माइंड ओपन करने के लिए क्वेश्चन अच्छा है, अदरवाइज ये अटेम्प्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही घटिया क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझाते समझाते मुझे रात हो जाएगी भैया। फिर भी चलो हम लोग ट्राई तो करते ही रहेंगे ना, कहीं से तो कुछ क्लू मिल जाए। टी और यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, टी मैंने मिड में रखा हुआ है तो टी इधर आएगा, यू इधर आ जाएगा। ठीक है, टी और यू इधर भी आ सकते हैं। एंड फिर बचा मेरा एल बचा है और ओ बचा है। एल कॉर्नर पे, ओ मिड में है, तो एल और ओ, टी एंड यू, एल ओ यू टी, ऐसे 4 लोग और आने हैं, यानी इधर मेरा एल एंड यू आना है। ठीक है, एक तो ये पता चल गया मुझे। अब मुझे नहीं पता ना एल और यू किधर आएगा। ठीक है, और टी के सामने यू आना है, ये तो पता है। तो यहाँ पर मेरा जो बचा है वो है मेरा, अब मेरा ओ और टी बचा है। अगर मेरा यू यहाँ पर आए तो टी यहाँ पे आएगा, तो ओ टी एंड ओ टी, ये दिया गया है। अभी भी हम लोग कुछ इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, P6 के राइट में एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब R मेरा P6 हो सकता है, Q भी P6 हो सकता है, इनमें से भी कोई भी P6 हो सकता है, और इधर भी P6 हो सकते हैं। भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब क्वेश्चन हो रहा है। M और U P6 नहीं है, M और U P6 नहीं है। यहाँ पर M ये है, ये P6 नहीं है, यानी मेरा P6 यहाँ नहीं आएगा। U P6 नहीं है, यानी कि अगर ये P6 हुआ, यहाँ पर U नहीं आ सकता है, क्योंकि नहीं, यहाँ पर U आ सकता है, P6 नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर उसके राइट में एक भी नहीं बचेगा ना। और इधर मेरा O और T में से कोई P6 आ सकता है। T तो ऑलरेडी है, 2 O हो सकता है, P6 ये देखना है हमें। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, R और U इधर है, U P6 नहीं होगा। यहाँ पर जो आएगा, अगर यहाँ पे U आया तो P6 मेरा R मतलब U को नहीं मिल सकता, ये दिया गया है। P4 के राइट में एक छोड़ करके P3 है, एक ये कंडीशन है। P4 के राइट में एक छोड़ के P3 है। अगर ये P4 हुआ तो राइट में एक छोड़ के P3 R को मिलेगा।
अगर ये P4 हुआ तो राइट में P3 आ नहीं सकता है, ये P4 हुआ तो P3 नहीं आ सकता है, ये P4 हुआ तो P3 नहीं आ सकता, और ये P4 हुआ तो P3 है, यानी इस केस में P4 P3 यही होंगे। तो ये अगर 4 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो Q मेरा क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। और R फिर P3 होगा तो R यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, P4 के राइट में एक छोड़ के P3, अगर P4 यहाँ आया तो P3 यहाँ आ सकता है, P4 यहाँ आया P3 नहीं आ सकता, P4 यहाँ आया P3 नहीं आ सकता है, और P4 यहाँ आया तो P3 नहीं आएगा, यानी P4 वाला यहीं पे आएगा, वो कोई भी हो सकता है, और Q मेरा P3 पे ही आएगा, ये दिया है इसके अकॉर्डिंग, ओके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, M और U P6 नहीं है, P6 यहाँ नहीं आएगा, और मेरा अगर सपोज मेरा यहाँ पे U आ गया, ठीक है, तो P6 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और दो जगह नहीं आएगा, और नंबर्स कहाँ कहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हो गए, दो जगह 6 आ नहीं सकते, यानी 9 हो गया, ठीक है। नहीं, हम लोग क्या और कुछ देखते हैं, M और U P6 नहीं, P6 यहाँ नहीं आएगा, एंड U जहाँ भी आएगा P6 वहाँ नहीं आएगा, अगर U यहाँ पर है तो P6 यहाँ नहीं आएगा, दो ये हो गए, देन 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए 9, यानी फिर O को P6 देना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। और O को P6 अगर हम देंगे, और O यहाँ भी आ सकता है मेरा, हाँ कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, O को P6 दे सकते हैं, राइट। और अगर मैंने इसी को U बना दिया, यहाँ पर U कर दिया, तो R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर P6 यहाँ पे नहीं आएगा, M के पास नहीं आएगा, वो U और R में से किसी के पास जाएगा, ठीक है। U और R में से P6 किसी के पास जाएगा, so many mistakes I feel I am doing over here, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे समझने के लेवल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। MP6 M और U P6 नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर मेरा MP6 है, M और U P6 नहीं है, सॉरी, हाँ MP6 नहीं हो सकता। अगर इधर जो होगा वो P6 हुआ तो उसके राइट में एटलीस्ट 1 तो यहाँ पे दिखे, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो सकता, तो P6 यहाँ नहीं आएगा मेरा, P6 यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब P6 मेरा या तो यहाँ पर आएगा या फिर इधर आएगा, और कहीं आ नहीं सकता है। और अगर हम लोग अपना ये वाला केस देखें, तो हमें P6 कहाँ रख सकते हैं हम लोग, M पे नहीं रख सकते, U पे नहीं रख सकते हैं, O बचा, O पे रख सकते हैं P6, ठीक है। तो अगर मैंने P6 यहाँ पे रखा, जो कि O पे रखा मैंने, M और U पे रख नहीं सकते थे, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा यहाँ पे P6 आया, तो मेरा U यहाँ पे नहीं आता, U यहाँ पर आता, L यहाँ पे आ जाता, और उसके राइट में लोग हो सकते थे, ठीक है। लेकिन L ऑलरेडी 8 है, तो हम L को P6 दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो L, U और M P6 नहीं हो सकते हैं, O और T में से कोई हो सकता था, तो T मेरा ऑलरेडी 2 है, तो O मेरा P6 होगा। अब देखो, P6 के राइट में मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए। अगर मैंने T को यहाँ पे रखा, सॉरी O को यहाँ पे रखा, जो कि P6 है, तो उसके राइट में कोई नहीं बचेगा, तो O मेरा यहीं पे आएगा, ठीक है। और O P6 हो जाएगा, और O को फेस करे T, तो मेरा सॉरी O को फेस करेगा मेरा L, तो L यहाँ पर आएगा मेरा, जो कि 8 है, और T और U एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। T मेरा 2 है, एंड U के मेरे पास क्या नंबर हम रख सकते हैं, P6 हो गया मेरा, और अब U को हमें क्या नंबर देना ये भी देखना है। S P1 है, P P5 है, ठीक है, Q 4 है, ये P6 है। तो नंबर्स कितने हमने दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बचा है मेरा, 8 हो गया है,
9 हो गए, 7 और 10 बचा है। तो आई गेस यू और एम को हम 7 और 10 दे सकते हैं, ठीक है। ये शायद आइदर और का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे 7 10 या 7 10 हो सकता है। ओके और अब हमें अभी तो ये वाला केस भी हो गया, ये वाला भी केस हमने देख लिया। यू मेरा P6 ही होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉरी, ओ मेरा P6 होना चाहिए, तो ओ को मैंने P6 दे दिया। और हमने क्या देखा था, M और U में मेरा आइदर और लग जाएगा। एक तो ये चीज़ दी गई है M एंड U में। अब देखो यहाँ पर मेरा 4 है, जो कि मैं Q को दे चुकी हूँ, ठीक है। Q मेरा 4 हो चुका है और यहाँ पे Q को 3 दिया गया, तो इसलिए मेरा ये वाला केस तो कट हो गया। बट अगर हाँ, मेरा ये वाला केस फिर कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे Q मैंने 4 दिया और यहाँ पे Q 3 हो रहा है, तो इसलिए ये वाला केस गलत है। अब अगर मेरा ये केस सही है तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस देखती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा ये केस सही है, अदरवाइज मेरा ये केस सही होना चाहिए। बट जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो शायद मुझे तो यही लगता है कि यही वाला केस सही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंडीशंस रख दी गई हैं, इतना टाइम थोड़ी कोई वेस्ट कर सकता है। वाओ, फाइनली मेरा ये वाला क्वेश्चन एकदम सही है, ये वाला सेट मेरा सही था। तो हम लोगों ने जो करा है वो सही है, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या पता चला, ये मेरा पेंटागोनल अरेंजमेंट है और ये मेरा पूरा वो जो लंच वाला अरेंजमेंट है वो था। तो मेरे जो साइड में लोग आएंगे कॉर्नर में, वो कौन होंगे, L Q R N एंड U, ठीक है। L Q R N U 5 यहाँ पे आएंगे, और ये बचे S O P और कौन बचा हमारा M N T, ये कॉर्नर मिड पे आ गए। तो ये फाइनल अरेंजमेंट था। देखा आपने ये कितना टफ क्वेश्चन था, कैसे करा, बहुत मेहनत से हुआ है, लाइक 50 मिनट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भैया तैयार रहो, फिर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।